नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। वक्त हो गया है राजधर्म का। 6 साल पहले दिल्ली में दंगे की साजिश रचने वाले आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और उसके किलर गैंग का हिसाब होने वाला है। आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ताहिर हुसैन फांसी के फंदे पर लटकेगा या ताउम्र जेल की 4 दीवारी में कैद रहेगा, इसका फैसला तो बहुत जल्द हो जाएगा। दिल्ली की कड़काडूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को अंकित शर्मा हत्याकांड में दोषी करार दिया। अंकित शर्मा की हत्या 6 साल पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के दौरान हुई थी। उनका शव नाले में मिला था। डेड बॉडी पर 50 से ज्यादा चाकू के वार के निशान मिले थे। इस पूरे मामले में ताहिर हुसैन समेत कुल 11 लोगों पर हत्या, दंगा भड़काने और धार्मिक विद्वेष फैलाने जैसी संगीन धाराओं के तहत आरोप तय किए गए थे। इसमें कोर्ट ने ताहिर समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया। सजा का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच ताहिर हुसैन को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि ताहिर हुसैन दिल्ली दंगे का सिर्फ मोहरा है, मास्टरमाइंड तो कोई और था। केजरीवाल, सिसोदिया, संजय, सबके हाथ हिंदुओं के खून से रंगे हुए हैं। उस वक्त की आम आदमी पार्टी की सरकार थी। उन्होंने ताहिर हुसैन को बचाने की पूरी कोशिश की। फैसला आने के बाद भी आम आदमी पार्टी के विधायक ताहिर के पक्ष में बयान दे रहे हैं। आइए आपको दिखाती हूं कपिल मिश्रा से ये एक्सक्लूसिव बातचीत। इस वक्त दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा जी इंडिया टीवी पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत कपिल जी आपका। बहुत बहुत आभार मीनाक्षी जी। कपिल जी, आप ताहिर हुसैन के मामले पर बड़े स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन तो दरअसल इस पूरे कांड का एक एक्टर मात्र है, जबकि इसके पीछे डायरेक्टर कोई और है। ये डायरेक्टर कौन है, किसकी तरफ आप ये इशारा कर रहे हैं? देखिए मीनाक्षी जी, वैसे तो इस घटनाक्रम को 6 साल हो गए, लेकिन हम दिल्ली वालों की आंखों में ऐसा लगता है जैसे ये घटना अभी कल ही हुई है। किस प्रकार से हमारी सड़कों को बंद कर दिया गया था, चारों तरफ भड़काऊ नारे सुनाई दे रहे थे। सड़कों को बंद करने के बाद छतों पर बम, तेजाब, पत्थर और गुलेलें ये लगाई गई। गुलेलों का निशाना सीधे सीधे हिंदू मंदिरों की तरफ था। और ताहिर हुसैन हो, उमर खालिद हो या इस प्रकार के और बाकी सभी अपराधी, इन्होंने जिस प्रकार की योजना बनाई उसके पूरे इन्वेस्टिगेशन है लार्जर कॉन्स्पिरेसी दिल्ली के खिलाफ और दिल्ली के हिंदुओं के खिलाफ की गई। साजिश ये थी कि चारों तरफ से सड़कों को बंद किया जाए और फिर एक दिन अचानक घेर कर हिंदुओं का नरसंहार किया जाए। और उसी साजिश में ताहिर हुसैन शामिल था। एक मासूम नौजवान, निरपराध, निशस्त्र आईबी ऑफिसर 24 साल के अंकित शर्मा, उनको घसीट के ताहिर हुसैन के घर में ले जाया गया और रिपोर्ट ये बताती है कि 51 बार चाकुओं से अंकित शर्मा के शरीर को गोदा गया। यानी कि अंकित शर्मा जी की मृत्यु के बाद भी ये अपराधी उनको चाकुओं से, उनके शव को चाकुओं से छलनी करते रहे और बाद में उस शव को नाले में फेंक दिया गया। 2 दिन के बाद नाले से निकलता हुआ वो शव, जिसमें हाथों में रस्सी बंधी हुई थी, उस दृश्य को कोई दिल्ली वाला, कोई भारत का नागरिक कभी भूल नहीं सकता है। और अब जब 6 साल के बाद ये साबित हुआ है कि ताहिर हुसैन उसमें शामिल था, तब सवाल ये उठते हैं कि क्यों उस वक्त सत्ता में दिल्ली की कुर्सी पर बैठे हुए लोग ताहिर हुसैन को बचाने का पाप कर रहे थे। क्यों उस समय की सत्ताधारी पार्टी के नेता मीडिया में आके बार बार ताहिर हुसैन बेगुनाह है, ताहिर हुसैन बेगुनाह है, इस प्रकार के बयान दे रहे थे। ये ताहिर हुसैन केवल एक्टर है। इसके हाथ में खंजर था, इसने खंजर मारा, लेकिन खंजर पकड़वाने वाले, ये नैरेटिव बनाने वाले, सड़कों को बंद करवाने वाले, उमर खालिद और ताहिर हुसैन को बचाने वाला एक पूरा इकोसिस्टम है, जिसमें पत्रकार भी हैं, जिसमें वकील भी हैं, जिसमें राजनेता भी हैं, जिसमें लेखक विचारक भी हैं, जिसमें इंटरनेशनल एनजीओज भी हैं। और ये सारा इकोसिस्टम आतंकवादियों को और जिहादियों को बचाने का बार बार प्रयास करता है और वही इसके डायरेक्टर हैं, वही इन दंगों के मास्टरमाइंड हैं। इन सब ने मिलकर दिल्ली में हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश रची थी और उस साजिश को अंजाम भी दिया। तो डेफिनेटली 6 साल के बाद न्याय हुआ है, बहुप्रतीक्षित न्याय समझ में आया है। एक मामले का न्याय हुआ है, लेकिन ऐसे न जाने कितने बेगुनाह हिंदू, मासूम हिंदुओं को मारा गया, दुकानें जलाई गईं,
गोली चलाई गई, पत्थर मारे गए, कपिल रिक्शे जी, जलाए गए। आप जो उन बात सबका कह रहे न्याय हैं वाकई में धीरे-धीरे न्याय होगा। हुआ है। हम न्याय की प्रतीक्षा में हैं। 6 साल लगे इस न्याय को होने में, लेकिन न्याय हुआ है। लेकिन आप हमेशा अरविंद केजरीवाल पर या मनीष सिसोदिया पर आरोप क्यों लगाते रहे? ये सवाल मेरा आपसे इसलिए है क्योंकि आप ये कहते हैं कि इनके हाथों पर भी खून के दाग हैं। इसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की भूमिका क्या है? मीनाक्षी जी, मैं ये कह रहा हूं और स्पष्ट कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी जो उस समय दिल्ली की सत्ता में बैठी थी, उनके हाथ हिंदुओं के खून से रंगे हुए हैं। और इसका क्यों आप ही के चैनल पर और देश के सभी मीडिया के चैनल पर संजय सिंह ने 27 फरवरी, 28 फरवरी, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च बार बार आकर ताहिर हुसैन बेगुनाह है, ताहिर हुसैन बेगुनाह है, मैं ताहिर हुसैन के संपर्क में था, ताहिर हुसैन ने मुझे फोन किया। ये संजय सिंह के ऑन रिकॉर्ड बयान है, संजय सिंह के खुद के दिए हुए इंटरव्यू हैं। और अगर उन बयानों को और दंगे में और अंकित शर्मा जी के मर्डर के समय को जोड़कर देखा जाए तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शायद जब ताहिर हुसैन अंकित शर्मा जी के ऊपर चाकुओं से हमला कर रहा था, उसी दौरान, उसी समय काल में वो संजय सिंह जी के साथ फोन पे संपर्क में भी था। और ये संजय सिंह के खुद के मीडिया में दिए हुए बयानों से ये बात दिखाई देती है। इस बात की तरफ इशारा जाता है कि संजय सिंह और ताहिर हुसैन कंटिन्यू दंगे के दौरान एक दूसरे के साथ संपर्क में थे और बाद में संजय सिंह ने ताहिर हुसैन के समर्थन में बार बार मीडिया में आके बयान दिया। दूसरी बात मीनाक्षी जी, ये दंगे किसने किए, ये हत्याएं किसने की? जिन लोगों ने सड़कों को बंद किया, उन्हीं लोगों ने दंगे किए, उन्हीं लोगों ने आग लगाई, उन्हीं लोगों ने अंकित शर्मा जी जैसे मासूमों का कत्ल किया। जिन बस्तियों से, जिन मोहल्लों से, जिन गलियों से सड़कों को बंद करने वाली भीड़ निकली थी, बंद करवाने वाली भीड़ निकली थी, उन्हीं बस्तियों से, उन्हीं मोहल्लों से, उन्हीं गलियों से दंगा करने वाली, आग लगाने वाली और हत्या करने वाली भीड़ भी उन्हीं बस्तियों से निकली थी। और उस वक्त की तत्कालीन दिल्ली सरकार खुलेआम सड़कों को बंद करने वालों के साथ खड़ी थी। उस वक्त के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि वो सड़कों का बंद करने वालों का समर्थन करते हैं। तो सड़कों का बंद करने वालों का समर्थन करने का सीधा मतलब है कि आप उन्हीं लोगों का समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने पहले सड़कें बंद की, इलाके को चारों तरफ से घेर के बंद किया और बाद में कैमरे तोड़े, बाद में आग लगाई। जिन दुकानों के बाहर सीएए और एनआरसी के खिलाफ नारे लगे थे, उन दुकानों को छोड़ दिया गया और जिन दुकानों के बाहर नारे नहीं लिखे थे, उन दुकानों को चुन चुन कर जलाया गया। वो गुलेल, वो पत्थर, वो तेजाब, वो सब कुछ किन लोगों की छतों से मिला, वो सभी लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, उसके पदाधिकारी गण थे, उसके जनप्रतिनिधि गण थे। तो ये सवाल, और इसके ऊपर मीनाक्षी जी मैं ये पूछता हूं, क्या सत्ताधारी मुख्यमंत्री ने, उस वक्त के सत्ताधारी मुख्यमंत्री ने अंकित शर्मा जी की हत्या पर कोई बयान दिया? क्या 2 आंसू उनकी आंखों में आए? क्या सांत्वना के 2 शब्द हिंदू पीड़ितों के लिए आम आदमी पार्टी के किसी भी मंत्री ने, किसी भी सरकारी व्यक्ति ने बोला? क्या दंगों के वक्त सरकार दिल्ली की जनता के बीच निकली? क्या राहत शिविर केवल एक खास समाज के इलाकों में, उनकी बस्तियों में नहीं लगाए गए? क्या दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों में धर्म देखकर राहत और इलाज करने का काम नहीं किया गया? ये 5 सवाल मैंने अरविंद केजरीवाल से पूछे हैं और इन 5 सवालों के जवाब में वो जवाब भी है जो आज आप मुझसे पूछ रही हैं। मैंने आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और उसमें आपके तमाम सवालों को भी मैंने सुना, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने पक्ष में ये कहती है कि जिस वक्त ताहिर हुसैन के ऊपर यह आरोप लगे, तत्काल उसे पार्टी से निलंबित कर दिया गया और कानून के हाथ में ये पूरा मैटर चला गया। अब इस विषय को यदि कपिल मिश्रा उठा रहे हैं या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता यदि उठा रहा है तो वो केवल राजनीतिक नफे नुकसान के लिए ये बातें कह रहा है। नहीं मीनाक्षी जी, मैंने तो आपके पास तथ्य रखे हैं। संजय सिंह आकर बता दें कि वो ताहिर हुसैन को बेगुनाह क्यों कह रहे थे, निलंबित होने के बावजूद बेगुनाह क्यों कह रहे थे। आज आम आदमी पार्टी के वर्तमान विधायक अमानतुल्लाह खान ने ताहिर हुसैन के पक्ष में आज बयान दिया है, तो क्या आम आदमी पार्टी अमानतुल्लाह खान को निकाल देगी? और नहीं निकालेगी, इसका मतलब आपका दोहरा चेहरा है। एक चेहरा जो आप हिंदू समाज के लिए दिखा रहे हैं कि हमने ताहिर हुसैन को निलंबित कर दिया, और दूसरा चेहरा जो आप दंगाइयों के समर्थकों के लिए दिखा रहे हैं, जिसमें अपने ही विधायक से आप ट्वीट करवा रहे हैं कि ताहिर हुसैन बेगुनाह था। आज भी कोर्ट के फैसले के बाद भी आम आदमी पार्टी के नेता का यह ट्वीट है, ऑन रिकॉर्ड है। तो आम आदमी पार्टी
ये जो आग लगाने की, भड़काने की, हिंदुओं का नुकसान करने की राजनीति कर रही थी, उसी गंदे खेल को आज भी खेल रही है। नहीं, ये बात ठीक है। अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि ये मामला तो अभी सेशन कोर्ट का फैसला आया। कपिल जी, अमानतुल्लाह खान ये कह रहे हैं अब ऊपरी अदालत में वो इसे चैलेंज करेंगे। तो अमानतुल्लाह खान कौन सी पार्टी के हैं? जाहिर है आम आदमी पार्टी के हैं वो। तो फिर आम आदमी पार्टी ताहिर हुसैन के साथ खड़ी है। आपने अपना एक चेहरा आम आदमी पार्टी ताहिर हुसैन के साथ खड़ा कर दिया और दूसरा आप मीडिया में अपने आप को इस अपराध से दूर दिखाने के लिए बोल रहे कि हमने तो निलंबित कर दिया। आप तो 6 साल बाद भी हत्यारे के साथ खड़े हो। निलंबित अगर 2020 में कर दिया तो आज आपका चुनाव हुआ जनप्रतिनिधि कैसे ताहिर हुसैन के समर्थन में बयान दे रहा है? आम आदमी पार्टी ने, देखिए मैं इसमें 2-3 बातें और जोड़ता हूं। जब ये दिल्ली के दंगे हुए, फरवरी के दंगों से पहले दिसंबर में एक जुलूस निकला चांदनी चौक से और उस जुलूस से निकली हुई भीड़ ने दरियागंज के थाने में आग लगाई। पुरानी दिल्ली से जो जुलूस निकला, उस जुलूस का नेतृत्व एक व्यक्ति कर रहा था और एक भीड़ निकली सीलमपुर से जिसने मौजपुर में आके दंगे किए, उस भीड़ का नेतृत्व एक व्यक्ति कर रहा था। दंगों के पहले जो चुनाव हुए उससे पहले ये 2 जुलूस निकले थे दिसंबर में और फरवरी में चुनाव हुए। दिसंबर में पुरानी दिल्ली से जुलूस लेकर जो आदमी निकला था और सीलमपुर से जुलूस लेकर जो आदमी निकला था, उन दोनों आदमियों को आम आदमी पार्टी ने फरवरी के चुनाव में टिकट दिया, अपने सिटिंग एमएलए का टिकट काटकर। यह ऑन रिकॉर्ड है। आपने पुरानी दिल्ली से भी उस आदमी को टिकट दिया जिस आदमी ने दंगाइयों की भीड़ को लीड किया था और सीलमपुर से भी उस आदमी को टिकट दिया जिसने दंगाइयों की भीड़ को लीड किया था और थाने जलाने और पथराव जैसी घटनाएं ऑन रिकॉर्ड हुई थी। आम आदमी पार्टी ने उन दोनों को चुनाव के मैदान में उतारा। ताहिर हुसैन के साथ भी आम आदमी पार्टी ने वैसा ही किया कि सरकार चुप हो गई। केजरीवाल ने ना पक्ष में बोला ना विपक्ष में बोला, चुप होकर बैठ गए। मनीष सिसोदिया ने पक्ष में बयान देने शुरू कर दिए, शाहीन बाग के और गलियों को, सड़कों को बंद करने वालों के। संजय सिंह ने खुलेआम ताहिर हुसैन के पक्ष में बयान देने शुरू कर दिए और अमानतुल्लाह खान जैसे लोगों को आज तक आगे किया जा रहा है दंगाइयों के समर्थन में। तो ऐसा इन्होंने 4-5 तरह की रणनीति बनाकर उस वक्त हिंदुओं के नरसंहार की साजिश करने वाले लोगों को बचाने का भी पाप किया और उनका साथ भी दिया। लेकिन कपिल मिश्रा जी, आरोप तो आप पर भी उस वक्त खूब लगे। कहा यह भी गया कि आपके भी बयानों का इस्तेमाल करके दंगा भड़काने की कोशिश हुई है, आपके बयानों का इस्तेमाल करके माहौल खराब करने की कोशिश हुई। इसका स्पष्टीकरण फिर क्या है? आज तो 6 साल बाद हम बैठे हैं ना, आज स्पष्टीकरण की आवश्यकता क्या है? कोर्ट में, न्यायालय में, सबूतों ने, गवाहों ने, सारी बातें सारे देश के सामने हैं। ऑनलाइन किसके व्हाट्सएप पे क्या मैसेज गया, कौन सी मीटिंग कहां हुई, चांदबाग में पुलिस ऑफिसर अमित शर्मा जी पे हमला करने से पहले कौन लोग उस मीटिंग में मौजूद थे देर रात तक, क्या वहां पर निर्णय लिया गया, कहां से भीड़ निकली जिसने पहले सीसीटीवी कैमरे तोड़े, किन लोगों ने घरों में आग लगाई, किनके घरों में पत्थर मिले, तेजाब मिले, गुलैल मिली, बम मिले, किन लोगों के घरों में बड़ी बड़ी रस्सियां टांगी गई थी स्कूलों के, किनके बच्चे दंगे से ठीक 1 घंटे पहले सारे के सारे एक ही समाज के बच्चों को स्कूल से घर ले जाया गया था। ये सब अब तो ऑन रिकॉर्ड है मीनाक्षी जी। आज स्पष्टीकरण का दिन नहीं है, आज तो अब जो सामने आ चुका उस पर चर्चा का दिन है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, इस देश में एक इकोसिस्टम है जिसमें पत्रकार भी हैं, कुछ लेखक विचारक हैं, कुछ राजनेता हैं और इंटरनेशनल एनजीओज हैं। ये मिलकर आतंकवादियों को बचाने का, आतंकवादियों को मासूम बताने का और जो नागरिकों के अधिकारों के सम्मान के लिए खड़े हों उनको अपराधी बताने का बार बार नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उनकी नजरों में ताहिर हुसैन बेगुनाह है और कपिल मिश्रा अपराधी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सड़क बंद करते हैं वो अपराधी होते हैं, जो सड़क खुलवाते हैं वो अपराधी नहीं होते। जो आग लगाते हैं, मर्डर करते हैं, अपने छतों पर बम रखते हैं वो अपराधी होते हैं। जो पीड़ितों के घर में जा जाके राहत के लिए प्रयास करते हैं वो अपराधी नहीं होते हैं। और इस नैरेटिव को बार बार थोपना, जिस तारीख को मेरा बयान हुआ उससे 1 दिन पहले ताहिर हुसैन ने थाने से जाके अपने वेपन रिलीज कराए थे, तो क्या मेरे बयान से 24 घंटे पहले ताहिर हुसैन को पता लग गया था कि कपिल मिश्रा का कोई बयान आएगा? और मेरा बयान था क्या? केवल यही तो था कि हमारी सड़कें खुलनी चाहिए, बच्चों को स्कूल जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बुजुर्गों को अस्पताल जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और हमारे को कहीं ऊपर से बिरयानी आके नहीं मिलेगी। हमें नौकरी पे जाएंगे तो हमारे बच्चे खाएंगे, तो हमें अपने काम धंधे पे जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सड़कें बंद करना अपराध है, सड़कें खुलवाना
लोकतंत्र में कभी भी अपराध नहीं हो सकता। नहीं, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कपिल जी, जब आपने ये बात याद दिलाई तो सीए का वो प्रोटेस्ट शाहीन बाग में मैं खुद कवर करने गई थी, मेरे कैमरा पर्सन राजीव के साथ कवर करने गई थी, और जब मैंने वहां पे पोल खोली कि कैसे हूटर बजाकर और प्रदर्शनकारियों को वहां पर एकत्रित किया जाता है, तो मेरे कैमरा पर्सन के साथ भी मारपीट की कोशिश हुई थी, हमें भी वहां पे इसका सामना करना पड़ा था। तो ये बात सच है कि एक पूरा तंत्र उस वक्त काम कर रहा था जो सीए एनआरसी के खिलाफ खड़ा हो गया था, और फिर दिल्ली में फिर दंगा वो हम सब ने देखा। लेकिन आज जो चर्चा चलती है ना, विमर्श जो चलता है वो कपिल जी ये है कि एक तरफ एक इकोसिस्टम काम कर रहा है जो एक समुदाय को बेचारा, लाचार, दमन से जो पीड़ित है, सरकार जिनके बारे में नहीं सोच रही, मैं खुलकर बोलती हूँ, एक वो वर्ग है, वो मुसलमान वर्ग है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई वक्फ बोर्ड में आपने एंट्री कराने की कोशिश कर ली हिंदुओं की, हर तरीके से मस्जिद हो, मदरसे हो, उसके ऊपर आप लोग अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी न्याय व्यवस्था डालने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक इकोसिस्टम ऐसा है, वो हिंदुओं का इकोसिस्टम ऐसा तैयार हो गया है जो उस मुस्लिम इकोसिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ है। हो क्या रहा है इस वक्त देश में? नहीं मीनाक्षी जी, ये तो स्टेटमेंट है, ये तथ्य नहीं है। तथ्यों पे बात करते हैं। तथ्य यह है कि किसके घर में बम रखे थे, किसकी छतों में पत्थर रखे थे, किन्होंने गुलेल बना के रखी थी, कौन सड़कें बंद कर रहा था, कौन भड़काऊ बयान दे रहा था, वो कौन थे, उन लोगों के पीछे कौन थे, ये तथ्यों पे बात होनी चाहिए। ये हम कोई एक बयान दे दें कि दोनों को बराबरी पे रखने की बात ही नहीं है। ऐसा कोई हिंदुओं का इकोसिस्टम नहीं है जो छतों पे पत्थर रखना, बम रखना सिखाता हो। ऐसा कोई हिंदुओं का इकोसिस्टम नहीं है जो कोई आतंकवादियों के समर्थन में केस लड़ता हो। ऐसा कोई हिंदुओं का इकोसिस्टम नहीं है जिसमें दंगाई को, आतंकी को, मर्डर करने वाले व्यक्ति को बेगुनाह बताने वाले राजनेता आ जाते हो और उसके घर उसको चुनाव में लड़ने के लिए टिकट दे देते हो। ताहिर हुसैन ने अभी 1.5 साल पहले चुनाव लड़ा है, और ऐसी भी पार्टी इस देश में है जो ताहिर हुसैन को टिकट दे रही थी और चुनाव लड़वा रही थी। ये कौन सी लोकतंत्र की मर्यादा है जिसमें आपने अंकित शर्मा जी के हत्यारे को, और जिसके घर से ऑन रिकॉर्ड वीडियो उपलब्ध है कि उसके घर की छत पे पत्थर और बम रखे थे, ऐसे व्यक्ति को चुनाव के मैदान में उतार दिया। और खाली मैदान में नहीं उतारा, 30,000 लोगों ने उनको वोट भी दिया है। वो वोट देने वाले लोगों की क्या मानसिकता होगी, इसके ऊपर भी कभी ना कभी इस देश को और समाज को बहुत गंभीरता के साथ सोचना होगा। लेकिन डेफिनेटली ये बात सच है जो आपने कही है, कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो पीड़ित हिंदू के परिवार के दरवाजे पर जाएंगे, उनको मदद देंगे, उनके साथ खड़े होंगे, और ऐसे लोगों को अगर गाली मिलती है तो वो गाली नहीं है, वो मेडल है। लेकिन ताहिर हुसैन तो कोर्ट से जब उनको दोषी करार दे दिया गया तो रोते हुए निकल रहे थे। तस्वीरें दुनिया ने देखी, वो कह रहे हैं कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। आज तक मैंने तो ऐसा कोई अपराधी देखा ही नहीं मीनाक्षी जी जो ये मान ले कि उसने गुनाह किया है। तो ताहिर हुसैन अपने आप को बेगुनाह कहेंगे, उसके 2 कारण हैं। एक, स्वाभाविक मानव स्वभाव जो अपराध करने के बाद भी स्वयं को बेगुनाह ही कहता है, और दूसरा उनका ये भरोसा कि आज भी शायद ऐसा कोई ना कोई जज बैठा होगा, ऐसा कोई ना कोई वकील बैठा होगा, ऐसा कोई ना कोई राजनेता बैठा होगा जो किसी आतंकवादी को, जिहादी को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। और ये भरोसा ताहिर हुसैन को है क्योंकि उसके पीछे एक इतिहास है, उसके पीछे एक सिस्टम है, और शायद उसी इतिहास और उसी सिस्टम के भरोसे पे उमर खालिद भी बैठा है कि मैं एक दिन बाहर आ जाऊंगा। उसी भरोसे के ऊपर आज ताहिर हुसैन भी अपने आप को बेगुनाह बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनको पता है इस देश में ऐसे लोग बैठे हैं, अदालतों में भी बैठे हैं, वकालत में भी बैठे हैं, मीडिया में भी बैठे हैं, सत्ता में भी बैठे हैं, जो कुछ भी करेंगे लेकिन जिहादी और आतंकवादी को बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है कपिल जी कि आम आदमी पार्टी ये किसके भरोसे बैठी हुई है? आम आदमी पार्टी वोट बैंक के भरोसे बैठी है। आम आदमी पार्टी को लगता है कि मुसलमानों का वोट मिलेगा अगर ताहिर हुसैन के बारे में जब दंगा कर रहा हो तब चुप हो जाओ, बाद में अमानतुल्लाह खान को आगे कर दो उसके समर्थन में, और बाकी नेता चुप हो जाएं। आम आदमी पार्टी की रणनीति रही है। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति आम आदमी पार्टी की एक खास रणनीति है, और इसी के लिए वो काम करते हैं। और जब इनको लगता है कि वो वोट बैंक खाली अकेला हमें नहीं मिल रहा, थोड़ा कांग्रेस में चला गया, थोड़ा कहीं और चला गया, तो उन्हें सुंदरकांड की और हनुमान जी की याद आ जाती है। लेकिन जहां जहां वो सत्ता में है वहां पे उन्होंने तुष्टीकरण का पाप किया है, और दिल्ली ने
उनके सत्ता के 11 सालों में एक ऐसा अंधकार का दौर देखा है। जिस दिल्ली में 1992 के दौर में भी दंगे नहीं हुए, उस दिल्ली ने केजरीवाल की सत्ता में दंगों का भयानक पीड़ादायी दौर देखा है, जिसमें मुस्लिम बस्तियों से निकली हुई भीड़ ने सड़कों को बंद करने का पाप किया, भड़काऊ नारे लगाए गए, सरकारी संपत्ति को तोड़ा गया, दिल्ली पुलिस के ऊपर हमला किया गया, बेगुनाह लोगों का कत्ल किया गया। मैं आपकी बातों से सहमत हो सकती हूँ, लेकिन आम आदमी पार्टी खुद को सच्चा सनातनी कह रही है, हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है। अरविंद केजरीवाल राम मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए, और हर मंगलवार को हमने भी तस्वीरें देखी, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, हनुमान जी याद करते हैं। वो सच्चे सनातनी कहते हैं अपने आप को। क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा है वो हनुमान जी को वो याद करें, और मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत बार याद करने के बाद पापी को भी सद्बुद्धि आ जाती है। इन पापियों को कब सद्बुद्धि आएगी, हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया कपिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडिया टीवी को समय देने के लिए। अब इंतजार बस इस बात का है कि ताहिर हुसैन जैसे और जितने नाम हैं, उन्हें कब ये कोर्ट सलाखों के पीछे पहुंचाती है। बिल्कुल मीनाक्षी जी, बहुत आभार, धन्यवाद। भारत अब पेट्रोल और डीजल की निर्भरता को खत्म करते हुए ग्रीन फ्यूल की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। केंद्र सरकार ने इसी कड़ी में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है और पूरे देश में इसे तेजी से लागू भी किया जा रहा है। लेकिन सरकार का ये फैसला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। दावा किया जा रहा है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, इंजन खराब होने का खतरा बढ़ गया है। इंडिया टीवी ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से इस पूरे इश्यू पर एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने लोगों की अपने व्हीकल्स को लेकर चिंता और इथेनॉल के इस्तेमाल पर फैलाए जा रहे भ्रम को लेकर खुलकर बात की। पूरा इंटरव्यू देखिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर के साथ। देश में इस समय E20 को लेके बहुत सारा विवाद चल रहा है। इस मसले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी। नितिन जी, इंडिया टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो सर हम लोग उन सवालों को ले जो कि बहुत ज्यादा चिंताओं के तौर पे दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। E20 के चलते क्या पुरानी गाड़ियों के इंजन पर कोई असर पड़ने वाला है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि आज विश्व के 13 देशों में अलग अलग परसेंटेज में इथेनॉल पेट्रोल में डाला जाता है और ये जो जिन गाड़ियों में डाला जाता है उसमें से टोयोटो हो, सुजुकी हो, हुंडई हो, या वर्ल्ड में ये सब बड़े बड़े विश्व के स्तर पर रेप्यूटेड ब्रांड है। वो भी अपने टेस्टिंग करते हैं और अलग अलग गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस है वो भी टेस्टिंग करती है। टेस्टिंग करने के बाद इसके स्टैंडर्ड्स तय करने का अधिकार मेरे मिनिस्ट्री को है और इसमें कौन से फ्यूल कैसा लेना ये तय करने का अधिकार पेट्रोलियम मंत्री का है। अब ये प्रश्न ऐसा आता है कि 2004 से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में पहली बार इसकी शुरुआत हुई। बाद में यूपीए सरकार में मणिशंकर अय्यर जी ने भी पार्लियामेंट का उनका स्पीच वायरल हुआ है कि सरकार कटिबद्ध है, हम ये करेंगे, ये बताया। इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमारा कोई फ्यूल से प्रेम नहीं है। हमारे देश में अभी 22 लाख करोड़ से ज्यादा हमारे पेट्रोल डीजल यानी फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट होता है, तो 22 लाख करोड़ देश के बाहर जाते हैं। दूसरी बात, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते रोड सेक्टर के कारण 40% एयर पोल्यूशन होता है जो दिल्ली के लोग भुगत रहे हैं, तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, और ये फॉसिल फ्यूल के कारण होता है। तीसरी बात यह है कि क्या ये 22 लाख करोड़ रुपए बचाकर देश के गांव गरीब मजदूर किसानों का जीवन बदल सकते हैं क्या? तो यह संभव है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर ये निर्णय हुआ। उसमें हमारे जो किसान थे वो अन्नदाता, ऊर्जादाता, ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हवाई ईंधन दाता और हाइड्रोजन दाता अब लगभग बन चुके हैं, प्रयोग हुए, काम चालू है। अब क्या है कि ये 22 लाख करोड़ का जो सब्स्टिट्यूट है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, ये बायो फ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल को प्रोत्साहित करना है। अभी पहले मैंने इलेक्ट्रिक, देश की पहली स्कूटर, कार मैंने
उसको झंडी बताई। तब लिथियम आयन बैटरी का रेट $150 पर किलोवाट पर था, अब $50 पर आया। अब उस समय इलेक्ट्रिक गाड़ी जब आई तब लोग कहते थे कि ये चाइनीज है, ये लिथियम आयन बैटरी है, ये पोल्यूशन खड़ा करेगी, ये डिस्ट्रॉय कैसे करोगे। तो उस समय भी ये कार्यक्रम सब चले थे और उसका भी विरोध हुआ था। पहली बात ऐसी है कि E20 ये जो फ्यूल है इसका टेस्टिंग 4 गवर्नमेंट लेबोरेटरीज में इसका टेस्टिंग हुआ, फिर रिकमेंड होके वो पेट्रोल मिनिस्ट्री को आया और जितनी ये कार की कंपनी है जो विश्व विख्यात है उन्होंने इसका टेस्टिंग किया और टेस्टिंग करने के बाद ये परसेंटेज आया है। अब प्रश्न ऐसा है कि क्या हमारा देश ऊर्जा के बारे में आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए? क्या दिल्ली और देश के शहरों का प्रदूषण, एयर पोल्यूशन जो हमारे स्वास्थ्य का, वो कम नहीं होना चाहिए? 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल देश बनने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें हमें फॉसिल फ्यूल को कम यूज करना होगा। इसलिए सभी अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का मैं प्रचार करते हुआ अब ये जो E20 है इसमें मारुति जिसका मार्केट में 40% शेयर है, उन्होंने कहा है कि E20 के कारण कोई गाड़ियों में खराबी हुई ऐसा अभी तक हमारे की इसमें आया नहीं है, एक भी नहीं है। दूसरी बात, इसका इंश्योरेंस वही है, अगर गाड़ी खराब होती है तो गारंटी पीरियड में इंश्योरेंस मिलेगा, वारंटी वही है कंपनी की, उसमें कुछ हुआ तो देने वाले हैं। तो पहली बात, इसमें गाड़ी में खराबी आई ये जो बात है ये लगभग आज भी ओपन है और इसलिए कभी कभी गाड़ी अन्य कारणों से खराब होती है तो वो भी उसके कारण हो सकती है। दूसरी बात जो है कि इसका एवरेज, तो एवरेज में एक बात है कि ये जो पेट्रोल है इसकी कैलोरिक वैल्यू की तुलना में इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू कम है। तो नेचुरली जब शहर में हम जब चलते हैं और बार बार ब्रेक बजाते हैं, दबाते हैं, तो नेचुरली एवरेज में थोड़ी कमी आ सकती है, पर शहर में इसमें ज्यादा फर्क नहीं आता। पर इसमें अभी हमने नई टेक्नोलॉजी लाई है जो अब इसके बाद हमारा सपना है वो भी प्रयोग हुआ, वो है फ्लेक्स इंजन। फ्लेक्स इंजन का मतलब होता है हाइब्रिड। फ्लेक्स हाइब्रिड मतलब होता है कि गाड़ी में आप 100% पेट्रोल डालो और 100% इथेनॉल डालो, 50% डालो, 40% डालो, जितना आपको जब भी डालता है, जो डालना है डालो, और उसके बाद जब गाड़ी जब चलेगी तो ये 60% बिजली तैयार करेगी। अब क्या होगा, जितना आप शहर में ब्रेक मारोगे, क्योंकि हाईवे पे ब्रेक नहीं मारोगे, शहर में जितना ब्रेक मारोगे उतनी बिजली ज्यादा तैयार होगी। तो इथेनॉल के कारण अगर कोई एवरेज में कमी होगी तो ब्रेक डालने से बिजली ज्यादा तैयार होगी, तो एवरेज में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। लॉन्ग डिस्टेंस में भी उसमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा। इसमें फ्लेक्स इंजन में एग्जिस्टिंग जो गाड़ी में हम डाल रहे हैं उसमें आ सकता है क्योंकि वहां ब्रेक कम मारते हैं हम लोग। और दूसरी बात यह है कि आज हमारे देश में ये जो इथेनॉल के इसमें 20% का प्रयोग हुआ, ये 1970 से ब्राजील में 27% चल रहा है, कुछ जापान में चल रहा है, थाईलैंड में है, नॉर्वे इसमें है, अपना स्वीडन में है। अब दुबई में नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पेट्रोल डीजल अवेलेबल है, अमेरिका में भी हुआ है पर वहाँ भी पेट्रोल डीजल अवेलेबल है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल इसके आधार पर इसका निर्णय होगा। और इसलिए पहली बात, ये गारंटी पीरियड में है गाड़ी जो, तो उसको कोई इंश्योरेंस उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो पहली बात, आप कंपनी में जाकर आप जरूर अपनी गाड़ी चेक करिए। उसके बाद टोयोटा ने भी बताया कि भाई ऐसा कुछ होगा तो हमारे सर्विस सेंटर में जाइए, और मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी को लगता है तो सर्विस सेंटर में जाइए, अपनी गाड़ी चेक करिए, और गाड़ी के कारण कुछ होगा तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी कंपनी की होती है, वो निश्चित रूप से पूरा करेंगे। तो क्या E20 से रबर सील या जो फ्यूल पाइप होता है, प्लास्टिक पार्ट, इन सबों में गड़बड़ी की? सर ऐसा है कि बड़े प्रमाण पर ये जो गाड़ियां है इसमें पहले मेटल के वॉशर्स लगते थे। जब इथेनॉल होता है तो सजेशन ये है कि हमने रबर के यूज करने चाहिए। तो ये जब गाड़ी सर्विसिंग के लिए जाती है तो मैक्सिमम कंपनियों ने उसको रिप्लेस कर दिया है। तो इसलिए कोई भी आपकी दिक्कत होगी तो आप कंपनी से कांटेक्ट करिए, उसको रिप्लेसमेंट मिलेगी, वो कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। अच्छा, एक बात भूल गया था, अब पेट्रोल का रेट है 120 रुपए लीटर और इथेनॉल का रेट जो सरकार खरीद रही वो है 54 से 65 के बीच में है। और ये जब रिटेल में 100% जाएगा, ये तय करने का अधिकार मेरा नहीं है, ना मैं कोई रेट डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये अधिकार पेट्रोल मिनिस्टर, अंदाजन वो 75 तक भी आएगा तो भी 120 रुपए 1 लीटर पेट्रोल के लिए भरना
और 75 रुपए 1 लीटर इथेनॉल में, तो एवरेज की तुलना में फिर भी पेट्रोल में 25 से 30 रुपए लीटर कमी है, सस्ती है। गाड़ियों के इंजन पर कोई असर पड़ना है E20 से? अभी E20 के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, टोयोटा ने बताया, सुजुकी ने बताया, जिनकी पेट्रोल गाड़ियां बेचते हैं उन सब गाड़ियों ने वालों ने बताया कि इसमें हमारे यहाँ इंजन में कोई खराबी हुई है, ऐसी कोई तकरार नहीं है। अभी एक तकरार एक पटना में आई थी, बाद में वो गाड़ी उन्होंने मांगी, उन्होंने देने के लिए इनकार किया, तो फिर उन्होंने कहा कि हम डिक्लेयर करेंगे। गाड़ी मिल गई, चेक किया तो उसमें कुछ अडल्ट्रेशन मिला कंपनी को, उन्होंने उसका रिपोर्ट दिया, मुझे मालूम नहीं तो कोई पानी या कुछ और कुछ उसमें डाला गया था। पर फिर भी मेरा कहना ऐसा है कि आपको लगता है कि कोई इंजन बिगाड़ हुआ है। अब 2004 से हम इथेनॉल डाल रहे हैं, आज ये कम से कम अगर हिसाब भी करेंगे तो भी 22-23 साल हो गए। अब 23 साल में कोई कार्यक्रम नहीं बना, कोई 23 साल में धीरे धीरे बढ़ते गया पर कोई चर्चा नहीं हुई, और अचानक इस महीने भर में इस विषय पर सब गाड़ियां बिगड़ रही, ये हो रही, इतना तक आया कि इथेनॉल के कारण मक्खी भी लगी करके। अच्छा। अब मुझे बताओ, चींटी इथेनॉल मक्खी मीन्स से अल्कोहल, और अल्कोहल में ये ब्रांडी विस्की रम पीने वाले ये जब पीते तो बोतल को क्या मक्खी लगी, क्या चिटिया लगी कहीं? ये सेम अल्कोहल है एक प्रकार से। सरकार के पास ये डाटा है कि 5 साल 10 साल तक अगर E20 को यूज किया जाए तो गाड़ियों पे कोई असर नहीं पड़ रहा। इसीलिए सरकार ने जब ये कोई भी करने के पहले सब टेस्टिंग होती है, 4-4 साल टेस्टिंग चलती है, सरकार भी करती है और प्राइवेट कंपनियां करती है, और उनके रिपोर्ट जब आते हैं तब उसके बाद में ये हम सरकार निर्णय करती है। बहुत लोगों को ये कहते हुए हमने सुना कि 2023 से पहले की जो गाड़ियां हैं उसके लिए क्योंकि वो E20 कंपेटेबल नहीं है तो उन पे बुरा असर पड़ जाएगा। क्या सरकार के पास ये ठोस एश्योरेंस है वाहन निर्माताओं का? मैं आपको एक बात पूछता हूँ, आप जैसे जागरूक पत्रकार तो सब जगह घूमते हैं, जिसकी गाड़ी खराब हुई है E20 के कारण, वैसे एक आधे कंज्यूमर का नाम मुझे बता सकते हैं? सोशल मीडिया पे ही आता है कुछ कुछ। नहीं, एक भी नाम बताओ ना, आप भी तो घूमते व्यक्तिगत तौर पे मैंने हो। किया। मुझे आपके पास कौन सी गाड़ी है? नहीं, हम लोग तो डीजल आप आपके ऑफिस में हाँ, पूछिए, डीजल यूज जिनके करते हैं। पास पेट्रोल की गाड़ियां हैं वो 2004 से थे, उनको पूछो कि तुम्हारी गाड़ी कुछ खराबी हुई क्या? देखिए, ये प्रोपोगंडा कौन कर रहे, क्या कर रहे, इस सब चर्चा में मैं नहीं जाना चाहता, मुझे पता है क्या चल रहा है। पर मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप प्रत्यक्ष रूप से जो आपकी जिस कंपनी की गाड़ी है उसको डीलर के पास जाइए, तकरार करिए, और उसके बाद समाधान नहीं तो तकरार की कॉपी मेरे को भी मेरे वेबसाइट पे भेज दीजिए। मैं ये जो रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स तय करना मेरे विभाग का है, तो जरूर मैं इसके ऊपर इंक्वायरी करूंगा। मतलब सड़क परिवहन मंत्रालय का जो वेबसाइट है वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट बिल्कुल है उसके मार्फत हमने शिकायत की है। बिल्कुल शिकायत करिए, ये एक मैंने सर- आह्वान किया जी। है। अब मेरे पास भेजिए, मैं आपको राहत मिलेगी, कोई तकलीफ नहीं। अभी तक कोई शिकायत आई क्या सर? अभी तक नहीं आई, मैंने ये डिक्लेयर करके 7-8 दिन हुए, अभी तक एक भी शिकायत नहीं। एक चीज ये कही जाती है कि जैसे ब्राजील जैसे देशों का जब उदाहरण दिया जाता है कि उन्होंने पहले टेक्नोलॉजी लाया, बाद में इसको मिश्रित किया। हम लोग जल्दबाजी में है थोड़ी। नहीं, क्या ऐसी कोई जल्दबाजी? मुझे एक बात बताओ कि आपके लड़के को आपने कहा कि आपने ये 12th में जाने के बाद परीक्षा में मिनिमम 60% के ऊपर 60% के ऊपर ही आपने मार्क मिला, अब उसने 75% मिला है, तो क्या आप उसको सजा करोगे क्या? पहली बात, इथेनॉल ऐड करने से नुकसान नहीं है। दूसरी बात, क्या देश के इंपोर्ट को 22 लाख करोड़ को कम नहीं करना चाहिए? दूसरी बात, देश के प्रदूषण, जिससे दिल्ली में 40% ट्रांसपोर्ट का प्रदूषण है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर परिणाम हो रहा है, क्या लोगों को उससे बचाना नहीं चाहिए? दूसरी बात, जब मक्के से इथेनॉल बनने की शुरुआत हुई तो मक्के की मार्केट प्राइस 1200 रुपये क्विंटल थी और एमएसपी 1800 रुपये क्विंटल थी। जैसे निर्णय हुआ तो मक्के की प्राइस हो गई 2600 से 2800 रुपये क्विंटल, और गुजरात और उत्तर प्रदेश के किसानों के जेब में 45,000 करोड़ गए। क्या गरीब किसानों का फायदा नहीं करना चाहिए? मुझे बताइए, जब इथेनॉल नहीं था तो लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख करोड़ गन्ने वाले किसानों को पैसे नहीं मिलते थे। शुगर इकोनॉमिक्स, शुगर फैक्ट्री लॉसेस में थी, तब आज सबको पैसे मिल रहे हैं और आज किसी तकरार नहीं है, तो क्या किसानों का भला नहीं होना चाहिए? और ये 2 लाख करोड़ जो इथेनॉल के इंपोर्ट बचा है, ये अल्टीमेटली बेनिफिशियरी किसान है, उनके पास गया हुआ। तो क्या इस देश के किसान जो है वो समृद्ध संपन्न बनना ये देश के लिए उपयोगी नहीं है? हाँ, लेकिन सर एक दूसरी चीज जैसे ये कही जाती है कि 2023 से पहले की जो गाड़ियों के मालिक हैं उनकी चिंता ये है कि ये हमारी कीमत पे नहीं होना चाहिए। आप एक काम करिए,
जिसकी 2023 के पहले गाड़ियां बिगड़ गई, उनके नाम लेकर, गाड़ी नंबर और मेक लेकर आप जरूर पब्लिकली बताइए लोगों, आप नाम तो बताइए, मैं भी तैयार हूँ इंक्वायरी करने के लिए। अभी तक आप लोगों के पास एक भी नाम नहीं आया। और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी इस तरह की बात आप लोगों को उन्होंने रिपोर्ट तो नहीं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिक्लेयर किया, मारुति के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने, सुजुकी ने, मारुति सुजुकी ने, कि 40% शेयर हमारा है। अभी तक एक भी गाड़ी के मशीन के बारे में E20 के कारण हमारे पास कोई तकरार नहीं आई। कर एक चीज ये भी बात टोयोटा वालों ने कही। अच्छा, ये कंपनी कोई इंडिया की नहीं है, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है। ये कोई काम ऐसा नहीं करते, नितिन गडकरी बोल रहा है भाई डाल दो इथेनॉल, डाल दो, सब टेस्टिंग होता है। तो ये कंपनियों का रेपुटेशन देखते हुए ये ऐसा कोई काम नहीं करेंगे यार। फिर भी होगा तो आप नाम बताइए, है ही नहीं कोई, आता ही नहीं सामने। तकरार करिए, मुझे कॉपी भेजिए, हम जरूर मदद करेंगे आपको। एक चीज और सर कही जाती है कि जो ARAI ने जो भी इस पर रिपोर्ट तैयार की, उसको पब्लिक डोमेन में रखकर पब्लिक डिस्कोर्स के लिए क्यों नहीं रखा गया कि इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स उसकी जांच कर सके, उनके फैक्ट्स फाइंडिंग की जांच कर सर, ये तो पहली बात तो सब प्राइवेट इंडस्ट्री ने भी इसका अध्ययन किया है, सबके अप्रूवल के बाद ही हुआ है। और ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का रिपोर्ट है और वो कोई कॉन्फिडेंशियल वाली बात तो लगती नहीं मुझे। ये पेट्रोलियम मंत्री विभाग का अधिकार है, क्या करना नहीं करना उसका मुझे पता नहीं है। अब तक उसको पब्लिक डोमेन में रख देना चाहिए कि जो भी सर, वो findings पेट्रोलियम है, मंत्री बता methodology है। पाएंगे, जी। क्योंकि क्या है कि मैं केवल मेरा काम वो जो इथेनॉल के स्टैंडर्ड्स तय करना और इंजन के साथ नियम बनाना, यहाँ तक ही है। ये जो टेस्टिंग करना, ये जो ARAI लेबोरेटरी है, ये हेवी इंडस्ट्रीज के साथ है। और फ्यूल के बारे में कौन सा यूज करना, कैसे ऐड करना, कितना करना, ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का काम है। तो मैं उनके काम के बारे में तो कोई कॉमेंट्स नहीं करूँगा। गाड़ियों के साथ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्या आप लोगों को रिटेन में सरकार को एश्योरेंस देते हैं कि पुरानी गाड़ियों के इंजन पर भी E20 से कोई असर नहीं पड़ना है? मैंने आपको यही बात बताई कि आपका इंश्योरेंस कायम है, अगर उसके कारण बिगड़ा हुआ है तो इंश्योरेंस मिलेगा। दूसरी बात, वारंटी 5 साल की है तो 5 साल की वारंटी है, कोई चिंता नहीं। अगर बिगड़ा हुआ तो तुरंत तकरार करो ना कंपनी के पास, और अगर कंपनी कुछ ठीक से नहीं करे तो मेरे पास भेजो। एक तकरार नहीं, गाड़ी बिगड़ी नहीं, केवल बोलने की बात इधर उधर करके चर्चा कर रहे हैं। तो एविडेंस तो चाहिए, प्रूफ तो चाहिए। आप भी आपके चैनल से लोगों को कहिए कि किसी की खुली तकरार है तो डीलर के पास जाके रिटर्न तकरार करिए, मशीन चेक करिए, और वो अगर कारण होगा तो जरूर मुझे भी एक तकरार भेज दीजिए, मैं भी इंक्वायरी करूंगा, और अगर ऐसी होगी गड़बड़ तो आपको न्याय दिलाऊंगा। एक चीज इसमें और कही जाती है कि क्योंकि वो बहुत प्रचारित किया जा रहा है कि पानी बहुत ज्यादा लगता है गन्ने से, अगर हम इथेनॉल बनाते हैं तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, और ऐसा करने से हम एक तरह से तो बहुत दिनों से फूड वर्सेस फ्यूल, तो पहले तो बड़े लोगों को कहा जाता था कि फूड का फ्यूल के लिए क्यों उपयोग करना। आपको मालूम है हम विश्व में चावल में पहले नंबर पर है। हमको सरकारी गोदाम में चावल रखने के लिए जगह नहीं है, और चावल से जो ब्रोकन राइस निकलता है कड़ी, अब उसका क्या करें, वो आजकल वो लोग नहीं खाते। तो मक्का है, अब देखो किसानों में हम फूड सरप्लस है, अगर फूड का शॉर्टेज होगा तो हमारी पहली प्रायोरिटी फूड, हम बंद कर देंगे इथेनॉल। तो इसलिए पहली बात तो फूड सरप्लस है, फूड ग्रेन सरप्लस है। अब इसलिए आप लोग इथेनॉल अभी बाम्बू से बन रहा है। इथेनॉल परली जो जलाते हैं, ये पानीपत का प्रोजेक्ट है, उससे परली से बन रहा है। नुमालीगढ़ में बाम्बू से बन रहा है। इथेनॉल म्यूनिसिपल वेस्ट से बन सकता है। तो हम लोग इथेनॉल के अलग अलग टेक्नोलॉजी पे काम भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर शॉर्टेज है फूड ग्रेन के लिए आएगा तो उसको बंद करेंगे, उससे बनाएंगे। कुछ लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना कि एक तरफ हम यहाँ पर इंपोर्ट घटा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इथेनॉल का इंपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, इथेनॉल से अनेक बाय प्रोडक्ट तैयार होते हैं। वो मिथेनॉल ये कोयले से बनता है, और मिथेनॉल का इंपोर्ट है। और मैंने एक प्रयोग महाराष्ट्र में अपना कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट ने, कर्नाटक सरकार ने किया था कि मिथेनॉल, इथेनॉल नहीं मिथेनॉल 15% डीजल में डालकर उनने अशोक लेलैंड की बसेस सक्सेसफुली चलाई, उसको भी सर्टिफिकेट मिला हुआ। तो ये इथेनॉल मेडिकल के लिए यूज होता है। तो इथेनॉल पेट्रोल डीजल में डालने के लिए तो सरकार ने 1 भी लीटर लिया नहीं है। पेट्रोल डीजल में ब्लेंडिंग के लिए पेट्रोल में कोई इथेनॉल बाहर का नहीं आया हुआ है, इथेनॉल नहीं लिया गया। एक चीज सर ये कही जाती है कि E10, E20 इस तरह का ऑप्शन क्यों नहीं रहे कस्टमर के पास, कंज्यूमर के पास? देखिए, ब्राजील में ऐसा है कि पेट्रोल पंप पे जाके 3 पंप होते हैं। एक होता है 27% इथेनॉल पेट्रोल में डालकर, ऑप्शन 1 कि आपको करना है तो उसका रेट लिखा हुआ रहता है, आप वो ले सकते हैं।
दूसरा ऑप्शन आप 100% प्योर पेट्रोल ले सकते हैं। तीसरा आपको ऑप्शन है 100% इथेनॉल ले सकते हैं। जिसके पास फ्लेक्स इंजन की गाड़ियां अभी जो आ रही, उसमें वो अभी 2 व्हीलर भी आ रही, जैसे टीवीएस, बजाज, हीरो, होंडा, इनकी भी 100% इथेनॉल डालो या पेट्रोल डालो, उससे आपकी आर्थिक बचत भी है, क्योंकि दोनों के रेट में काफी तफावत है। तो ये ब्राजील की पॉलिसी है, पर इस देश में क्या करना, कैसा देना, ये अधिकार पेट्रोलियम विभाग का है। उसके मंत्री ही इसके बारे में नीति तय करेंगे और उन्हीं के अधिकार में जो नीति है वो आगे जाएगी। हालांकि ये भी पेट्रोलियम मंत्रालय के आई है, लेकिन इस तरह की चीजें हम लोग बहुत सारा पढ़ रहे थे कि लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पेट्रोल पंप 1 लाख के आसपास जो पेट्रोल पंप है इसके लिए अभी तैयार नहीं थे, जल्दबाजी में कर दिया गया, थोड़ा वक्त लेना चाहिए था। सर आप एक बात मैं बताता हूँ। पहली बात तो आप ये जो 22-23 के पहले की पुरानी गाड़ियां, अगर आपका कहना है कि ये E20 के कारण इसके इंजन बिगड़े हुए हैं, तो उसका रिकॉर्ड तैयार करिए। कोई बोल देगा, कल मैं बोल दूंगा कि आपकी चैनल ने रिसर्च किया है, एविडेंस तो चाहिए ना, तो आप करिए। ये क्या है, बोलने चालने में कोई कुछ भी कह सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी लिख सकता है। अब तो ये भी लिख दिया कि मैं गन्ने का जूस निकाल रहा हूँ और जूस गाड़ी में डाल रहा हूँ। अब वो कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, अब सबके जवाब भी मेरे बारे में भी दुष्प्रचार किया गया। उस पर भी हम लोग आगे अभी आएंगे। हाँ, कंज्यूमर के पास ये चॉइस होना चाहिए कि नहीं, ये तो पेट्रोलियम विभाग तय करेगा, इस पर मैं अपना मत नहीं देना चाहता। पर ये पद्धति विश्व में है और अपने देश में क्या करना, ये पेट्रोलियम विभाग का अधिकार है। एक चीज और कही जाती थी जिसपे पेट्रोलियम मंत्री ने भी उदाहरण जो दिया कि इसको तो स्पोर्ट्स कार और रॉकेट के इंजन में भी। सर हमारे 4 साल पहले 26 जनवरी के कार्यक्रम में हमारे हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट ये इस पर चले, बायोफ्यूल पे चले, जो इथेनॉल से बना हुआ है। आपको मालूम है दुनिया, देश, विश्व में जो रेस कार होती है उसमें इथेनॉल एज ए फ्यूल यूज होता है, पेट्रोल नहीं होता। क्या गलत फहमी होती है, जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज करने की कोशिश होती है। आज कुछ लोग समझते हुए, कुछ लोग न समझते हुए और कुछ लोग जानबूझकर कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने इससे हटकर बिल्कुल साफ सुथरा सब करना चाहिए, तो उनको क्लियर हो जाएगा। इसका एक काउंटर क्वेश्चन सर ये है कि वो स्पोर्ट्स कार हो या रॉकेट या फाइटर जेट जहां भी इस्तेमाल किया था, उनके इंजन उसके कंपेटेबल होंगे, पुरानी गाड़ियों के नहीं हैं, तो कैसे उसमें फिट हो सकता है? किसने सर्टिफाई किया? कौन सी एजेंसी है? अगर कोई आपको हार्ट अटैक हो तो कोई डॉक्टर तो देगा ना आपको, MRI, CT स्कैन या कुछ करके रिपोर्ट देगा। मुझे बताओ कि ये इंजन उसके लिए नहीं है, ऐसा किसने, कौन से टेक्निकल एक्सपर्ट ने लिखा है? आप टेस्ट करो ना, कार लाके डीलर के पास, आपका इंश्योरेंस कायम है, आपकी 5 साल गारंटी कायम है, कोई फर्क नहीं। अगर ये गड़बड़ होता तो कोई गारंटी देता, ये गड़बड़ होता कोई इंश्योरेंस उतने साल का देता। ये सब टेस्टिंग करने के बाद ही हुआ है। सरकार के पास ये गारंटी है कि इसमें कोई फर्क नहीं सर, कंपनी ने गारंटी दी हुई है। जी। उस पीरियड में कुछ होता है तो वो है, इंश्योरेंस की गारंटी है, कार की गारंटी है 5 साल की। एक चीज और सर, थोड़ा अलग विषय, इथेनॉल से अलग लें, उसको भी लेकर ऑपरेशन अटैक किया गया, उसमें तस्वीरें दिखी उसमें सीधे सीधे कि देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे, और वो बहुत प्रचारित और शानदार एक्सप्रेसवे, पहले बहुत सारी तारीखें हुई, लोगों ने बताया कि कैसे 2.5 घंटे 3 घंटे में लोग देहरादून पहुंच जा रहे हैं, लेकिन सड़कों पर अचानक गड्ढों का दिखना। सर सड़कों पर गड्ढे नहीं, एक जगह पर ऐसा हुआ कि किसान ने जमीन नहीं दी, वहाँ ड्रेनेज लाइन आई थी, वो पूरी नहीं हो पाई, तो लॉजिकल एंड तक नहीं गई, क्योंकि वो शायद कोर्ट में भी उन्होंने अपील किया था, तो वो काम लटका था, तो उन्होंने वैसे ही लगा दी। अब पानी के कारण वहाँ पानी आ गया, तो रोड डस गया, तो वो रिपेयर किया गया। देखिए, कभी आदमी की भी तबीयत बिगड़ती है, कभी खांसी होती है, कभी, ये तो इंजन है, गाड़ी है। हमारे रोड, अभी कल हमने कानपुर से लखनऊ का रोड बना, मैं, योगी जी और राजनाथ जी 22 मिनट में पहुंच गया, सुंदर रोड बना। इसका मतलब हर रोड पे कोई सभी ठीक है ऐसा नहीं, कम ज्यादा हो सकता है, होगा तो हम तुरंत रिपेयर करते हैं। और आजकल मैंने रोड के एक्सरे मशीन जैसा मशीन लाया, वो ई-व्हीकल है। मुझे राइडिंग क्वालिटी, गड्ढे, प्लांटेशन, कंपाउंड वॉल, सब कुछ मैं 1 महीना पिछले केवल 950 प्रोजेक्ट का मैंने पूरा रिव्यू किया और पूरा अध्ययन किया, और मुझे समझ में आया, हम लगातार चिंता कर रहे हैं, शायद इस साल बहुत कम कंप्लेंट आएगी, और एक आधे बार आई तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं, और रोड भी हम अच्छे क्वालिटी के बना रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि वो मिसिंग लिंक मुंबई में प्रोजेक्ट हुआ,
अब ये मुंबई पुणे हाईवे मैंने 2000 साल में बनाया था। अब मैं मंत्री भी नहीं हुआ, अभी तो दूसरी सरकार भी है, अलग मुख्यमंत्री है, अलग मंत्री है। अब वो धस गया कहीं, तुरंत मेरा फोटो लगा के उस पर चला दिया और मेरे साथ दुनिया भर के। तो ये इंटेंशनली मेरा काम अच्छा हुआ है, अगर लोग उसकी तारीफ करते हैं, उससे जो जलने वाले भी कुछ लोग हो सकते हैं। तो मैं मजाक में कहता हूँ कि जिस पेड़ को फल लगते हैं लोग उसी पे पत्थर मारते हैं। और इसलिए दूसरी बात है कि किसी के दुख और दर्द में शरीक होना आसान है, किसी की खुशी और सक्सेस में शरीक होना बहुत कठिन है। अब जब इतना अच्छे रोड बनते हैं तो हमारे विरोधक वो चाहते हैं कि भाई इसके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहो। टोल को लेके भी बहुत आप निशाना साधा जाता है और कई जो आपके आलोचक अरे हैं वो लिखेंगे टोल मंत्री। आपको देखो, जो 200 रुपए और 150 रुपए पर टोल लगते थे, अब वो 15 रुपए हो गया। 3000 रुपए का पास आया, अब टोल नाके खत्म हो रहे हैं, आपको कोई रुकना नहीं है। और 3000 रुपए के टोल में आप कम से कम 200 टोल पार कर सकते हैं, तो नहीं के बराबर है। इतना सस्ता कर दिया, तो अब किसी की तकरार भी नहीं, तो भी पुरानी बातों को लेकर बोल देते हैं। तो वो लोग जो है, वो मैंने कहा ना, कुछ लोग समझकर, कुछ ना समझ होकर, और कुछ लोग जानबूझकर कर रहे हैं। जानबूझकर कौन कर रही है मुझे पता है, और मेरी भी मजबूरी है, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। अब मैं इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करूं कि जैसे पार्लियामेंट में खुद मैंने देखा है कि अपोजिशन के सांसद भी अगर क्वेश्चन आवर में सवाल खड़ा करते हैं तो सवाल से पहले वो आपकी तारीफ करते हैं, अगर आपके मंत्रालय से संबंधित हो तो। मुझे जल्दी कोई ऐसा सांसद नहीं मिलता जो आपके कामकाज को लेकर शिकायत करे, लेकिन सोशल मीडिया पर एक सेक्शन है जो ऐसा लगता है कि एक सेक्शन में कह रहा हूँ जिसमें मौके की उसको तलाश रहती है कि कुछ नहीं, सोशल मीडिया का देखो, आप मीडिया के हो, मैं सोशल मीडिया के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि लोकतंत्र है। पर एक बात है कि कोई देश के अंदर और देश के बाहर कोई ऐसी एजेंसीज है वो जो इन सब बातों को करने का काम कर रहे हैं, वो मुझे ध्यान में भी आया उनके नाम, वो कौन कौन लोग हैं, कौन अच्छा करने वाले लोग ज्यादा नहीं है, 100 के अंदर है, पर वो बराबर जानबूझ के कोई मैं करने का रस निकाल रहा हूँ। अब मेरे लड़के की कंपनी है, अब 350 550 कंपनियां हैं। मैं इथेनॉल शुरू होने के पहले शुगर फैक्ट्री मैंने निकाली थी, वो लॉस मेकिंग है और उसमें 1600 करोड़ रुपए का कर्जा है। हम पावर भी तैयार, दुनिया बहुत उद्योग है उसके, तो उसमें से इथेनॉल का 10% है। मेरी शेयर की कीमत बढ़ गई, मुझे इतना उल्टा तिल्टा झूठा जितना होता है वो लिखा दिया। तो ये जानबूझकर मुझे व्यक्तिगत रूप से कोशिश करे, पर मेरा विश्वास है कि जनता सच समझती है और जनता को सब मालूम है, इसलिए मैं चिंता करने का कारण नहीं। तो जब आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर दिल्ली आए थे और तब से मुझे ध्यान है कि हम लोगों से भी बातचीत में बार बार बायोफ्यूल को लेकर इस बात पे जोर देते थे। अभी इस तरह की, जैसा कि आपने कहा कि तकरीबन 100 के आसपास लोग होंगे जो ये कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन है इसके पीछे, मंशा क्या हो सकती है? देखो, पहली बात तो ऐसी है, क्या 22 लाख करोड़ देश के बाहर जा रहा है, ये पैसा बचकर देश के गरीब किसानों के जेब में जाए तो क्या है, उचित नहीं है। ये दिल्ली के शहर में 40% एयर पोल्यूशन के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, ट्रांसपोर्ट मंत्री होने का, फॉसिल फ्यूल के कारण। वो कम होकर दिल्ली के जीवन का, जनता का और देश की जनता का स्वास्थ्य नहीं सुधरना चाहिए। ये 22 लाख करोड़ बचाकर ये किसानों के जेब में जाए, इनका भी फायदा हो, गांव में रोजगार निर्माण हो, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप हो, ताकि किसान आत्महत्या ना करें। क्या ये देश के हित में नहीं है? मुझे लगता है कि ये पूरी पॉलिसी देश के हित में है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, और ये टेक्निकली पूरी वेरीफाई करके हुई है। ये कौन से 100 लोग हैं जिनको ये बात नहीं समझ में आ रही है? उनके पीछे मंशा क्या देखते हैं आप? मैं उनकी दखल नहीं लेता, चाहे कोई अलग अलग होता है। अभी मुझे तो मालूम नहीं, पर आपको पता है ना, आपके यहाँ नहीं होता, पर टीवी पर भी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होते कि नहीं? आपको सब मालूम है। मैं नहीं जाता, मैं इस पर पढ़ना भी नहीं चाहता और मुझे बोलना नहीं। वो कितना भी लिखते रहे, मेरे साथ जनता है, सच उसको मालूम है, मैं इसकी चिंता नहीं कर सकता। पॉलिटिकल मोटिवेशन लगता है या कमर्शियल इंटरेस्ट? मुझे टिप्पणी नहीं करनी। क्या ये आपको अफेक्ट करता है? नहीं, मैं इतना कमजोर नहीं हूं, क्योंकि मेरे कार्य को लोग जानते हैं, मैंने किए हुए कार्य को जानते हैं। मैं अभी तक देश में 50 लाख करोड़ से ज्यादा काम कर चुका हूं, और मैं शिपिंग मंत्री था, गंगा का वाटर रिसोर्स मंत्री था, MSME का मंत्री था, और रोड का मंत्री लगातार हूँ। तो जो जो काम किया लोग जानते हैं। मुझे लगता है
लोगों का मेरे ऊपर विश्वास है, मैं इसकी ज्यादा चिंता नहीं। और सोशल मीडिया पर पर्टिकुलरली प्रधानमंत्री के खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ, हमारी नीतियों के खिलाफ इस प्रकार की गलत बातें बेचकर हमारी सरकार को, हमारी नेताओं को एक बदनाम करने की साजिश कुछ लोगों की। वही मैं समझना चाह रहा था, जैसे कि सोशल मीडिया पे आपने वो बताया ना कि चींटी आ जाती है, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, इस तरह की चीजों को आप जैसे जागरूक पत्रकारों का काम है कि इसके डिटेल में जाकर शोध पत्रकारिता के आधार पर ये निकाले कि कौन है इसमें। चलिए सर, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद कर रहा हूं कि इस बातचीत के बाद जो गाड़ियों के कस्टमर, जो कंज्यूमर हैं, उनका जो भी भ्रम रहा होगा वो दूर हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। बहुत आपका आभारी हूँ, थैंक यू।